Blue, the feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but I leave. Hey guys, good morning, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ मोहम्मद साकिब और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हो। सो टुडे इज़ संडे और संडे राइड हो रही है जी बहुत लंबे समय के बाद। अभी तक मेरी बाइक तो आई नहीं है, जो बाइक बुक कर रखी थी उसकी डिलीवरी हुई नहीं है। डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अभी तो मेरे ख्याल में 10-15 दिन की और बात है। जैसे ही बाइक आ जाएगी, बाइक आने के बाद फर्स्ट सर्विस होने के बाद जो उसकी ब्रेक इन सर्विस होती है, उसके बाद से तुरंत एक इमीडिएट राइड प्लान होगी आप लोगों के लिए। बाकी अभी मैं कौन सी बाइक पे आया हूँ वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो दूसरी बाइक दिखा देते हैं और मेरे साथ दूसरा बंदा कौन है उससे भी मिलवा देते हैं आपको। तो सबसे पहले तो बाइक देखो जी, ये रही एडवेंचर 250। ADV 250 से भी मैंने टूर करा है, तो वो टूर का वीडियो मैंने शूट नहीं करी थी बाकी। लेकिन ये ADV 250 बहुत सही है जी। ट्रेल पे भी मैंने अभी चलाई, ये पूरी ट्रेल है, अभी हम लेपर्ड ट्रेल पर ही हैं। तो ये पूरी ट्रेल बहुत सही चलती है भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि सस्पेंशन है ना इसका कोई प्रॉब्लम दे रहा है, या फिर एक्सपल्स और हिमालयन जैसा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, या फिर ट्रैवल भी नहीं है, बट स्टिल जो उसका फील है ना बहुत सही है। तो मतलब ऐसे ट्रेल के लिए भी ले सकते हो। हार्डकोर ट्रेल, बिल्कुल हार्डकोर ट्रेल करनी हो ना, फिर तो आप एक्सपल्स या फिर हिमालयन लेना, अदरवाइज़ ये मत लेना। वरना नॉर्मल ट्रेल करना चाहते हो तो बेस्ट है। मतलब आपको हाईवे पे भी अच्छा क्रूज़ करने का टॉप स्पीड दे देती है। उसके अलावा सिटी में भी मनूवरेबिलिटी अच्छी है, आपको माइलेज भी सही मिलेगा, ट्रेल भी कर लेती है। तो ऑल इन ऑल गुड पैकेज है। अगर आपके पास बजट है तो अराउंड 3 लाख के आसपास का। तो बाकी अभी मिलाते हैं जी आपसे वसीम भाई से। वसीम भाई तो ये हैं जी हमारे बाइक के करता 3 बाइक बदलवा चुके हैं, अभी तक कोई बाइक आई नहीं है डिलीवरी। तो अब भाई कौन सी बाइक आएगी और कब तक आएगी ये बताओगे ज़रा? कौन सी बाइक आएगी ये मत बताओ, चलो तुम ये बता दो कब तक आ जाएगी। मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट मंथ। अब ये पता है, ये इनका नेक्स्ट मंथ, तो ये नेक्स्ट मंथ है ना भाई। पिछले 1.5 महीने से बोल रहे हैं कि भाई अगले महीने आ जाएगी, अगले महीने आ जाएगी, लेकिन ये इनका अगला महीना आने को देता ही नहीं है यार, अभी तक नहीं। भाई टाइम बताओ ज़रा, टेंटेटिव डेट बताओ कि इस दिन तक आ जाएगी बाइक। दिवाली के आसपास आ जाएगी आपकी बाइक। दिवाली पता है आपको कब है? अक्टूबर में दशहरा है, और दशहरा के 20 दिन के बाद आती है दिवाली। मतलब नवंबर में आएगी बाइक। नो, अक्टूबर तक डेफिनेटली आ जाएगी बाइक। भाई देखो, मेरे को तो सितंबर में बाइक चाहिए, अगले महीने बाइक इनसे किसी भी तरीके से ले ली जाएगी। अगर मेरी नहीं आती है तो इनकी ADV 250 उठा लूँगा मैं टूर करने के लिए। तो जी तो अभी मिलाते हैं अपनी दूसरी बाइक से, अपने कंपेनियन से जो आज मैं चला रहा हूँ। तो ये मिलो जी, तो ये है जी अपने पास 2022 पिछले 20 दिन पहले लॉन्च हुई हंटर 350 रॉयल एनफील्ड की गाड़ी है ये। तो इसके बारे में तो ज़रूर आपने कभी ना कहीं मतलब पढ़ा होगा, गूगल पे देखा होगा। तो ये 350 है, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं। एक वेरिएंट जो है जिसमें ड्यूल स्क्रीन है वो शायद मेट्रो वाला है, और ये वाला रेट्रो वाला है। तो ये रेट्रो है, इसमें थोड़ी बहुत कुछ एक्सेसरीज़ लगवाई हुई हैं। तो मतलब स्टॉक गाड़ी ऐसे नहीं आती, तो जो एक्सेसरीज़ भी है ना वो आफ्टर मार्केट नहीं है, वो भी कंपनी से ही ली हुई है, रॉयल एनफील्ड के शोरूम से ही लगवाई गई है। वो कौन कौन सी एक्सेसरीज़ है मैं वो भी आपको सब बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, सबसे पहला पॉइंट जो इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो ऑन रोड जो पड़ेगी मेरे ख्याल में 195 या 192 के आसपास की पड़ेगी, दिल्ली में ऑन रोड की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले इंजन इसका कितना कैपेसिटी का है। तो जो इंजन है इसका, ये ऑलमोस्ट मीटियोर वाला ही इंजन है, 350 सीसी का इंजन है। और ये जो इसका पावर है वो 21 bhp के आसपास का है। टॉर्क का फिगर अभी मेरे को पता नहीं है, वो मैं आपको इधर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएगा, आपको आप वो पढ़ लेना। तो इसमें सबसे एक जो मतलब एक बुरी चीज़ बोल दो कि 350 सीसी में भी आपको 5 गियर ही मिल रहे हैं, 6 गियर नहीं है इसमें। तो मतलब जैसे अपनी एक्सपल्स, पुरानी एक्सपल्स में 5 गियर थे, छठा गियर नहीं था, इसमें भी सिर्फ 5 गियर है, छठा गियर नहीं है। सबसे पहले हम गियरिंग की बात कर लेते हैं और क्लच की बात कर लेते हैं। क्लच बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, मीडियम में है, अच्छा फील देता है। बात करें अगर गियरिंग की, तो जो पहला गियर है
वो शॉर्ट ही रहता है, ज़्यादा लंबा पहला गियर नहीं है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो एक तो सबसे में टॉर्क मास्टर होती हैं गाड़ियाँ, जो पहला गियर है वो शॉर्ट है, सेकंड गियर आपको मतलब 40-50 तक जाएगा, थर्ड मतलब 40-50 का थोड़ा सा ज़्यादा रेफ करोगे तो आप 70 तक भी लेकर जा सकते हो। थर्ड गियर में आप इजीली इसको 100 ले जाओगे, अगर ज़्यादा पुश करोगे तो पुश करने के बाद 100 पहुंच जाएगी। फोर्थ में मैं फोर्थ लास्ट लेकर गया हूँ, जो मैक्स मैंने टॉप स्पीड इस पर अभी तक निकाली है वो टॉप स्पीड निकाली है जी 125 के आसपास की। तो चलो बात करते हैं पहले गियरिंग की। तो गियर शिफ्ट है, चाहे वो अप शिफ्ट हो चाहे वो डाउन शिफ्ट हो, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा क्लंकी नहीं है कोई भी, बिल्कुल भी गियर बॉक्स बिल्कुल बढ़िया फील देता है। आप किसी भी मतलब इवन अगर आप थर्ड गियर पे हो ना तो थर्ड गियर पे भी आप 10-15 की स्पीड मेंटेन कर सकते हो, और ऐसा मैंने नॉर्मल अपने गलियों में, घर के गलियों में चलाया तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसा वो नहीं होता कि क्लंकी है तो बीच में फंस रहा है गियर, वो सब चीज़ें नहीं है इसमें बिल्कुल भी। फोर्थ गियर में अगर आप हो और अगर आप किसी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने का ट्राई कर रहे हो तो उस कंडीशन में ओवरटेक करने के लिए आपको डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा है। तो उस पे है ना, फोर्थ गियर में मैं था और मैं ट्राई कर रहा था एक दूसरी गाड़ी को, शायद होंडा सिटी थी, उसको ओवरटेक करने का, बट ओवरटेक हो नहीं पा रही थी। इसका जो पावर है ना बहुत ऐसा स्लो आ रही थी, पुलिंग पावर इतनी अच्छी मिली नहीं, तो डाउन शिफ्ट करना पड़ा मेरे को, फिर मिली, और उस टाइम पे मैं कुछ अराउंड 50 की स्पीड पे था। तो ये है जी, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी होगी। अब इसके बाद बात करते हैं, क्लच तो बहुत अच्छा है, मतलब गियरिंग भी बहुत सही है, मेरे को उसमें कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है। अगर पिकअप की बात करते हैं तो पिकअप भी एवरेज है, बहुत ज़्यादा ऐसा आपको हैवी पिकअप नहीं मिलता, अचानक से पावर नहीं आती है, डिसेंट पावर है, और आराम से आपको थ्रॉटल दोगे तो कंफर्टेबल फील होती है। वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूं तो वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगी अगर आप 80 तक की स्पीड पे हो या 85 की स्पीड पे हो, लेकिन अगर आप 85 के ऊपर जाओगे तो वो वाइब्रेशन वो जो आती है, मतलब आती है, हैंडल बार में आपको थोड़ा बहुत फील होगा, बट ऐसा नहीं है कि हैंडल बार पूरा हिल रहा है, वो चीज़ नहीं होती है, मतलब हल्का बहुत फील होगा। उससे ही बस ये पता चलता है कि इंजन अब लाइव हो गया है, ज़्यादा हायर आरपीएम पे घूम रहा है, तो थोड़ा बहुत तो फील होगा आपको। तो उसमें सच मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, मतलब अगर मैं वाइब्रेशन की बात करूँ तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है मेरे अकॉर्डिंग, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 120 पे भी चला के रखी मैंने, 120 पे भी मैं क्रूज़ कर रहा था तो कोई ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। वाइब्रेशन मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपके हाथ बिल्कुल नम हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो पार्ट में भी भाई थम्स अप है, गियरिंग में भी थम्स अप है, वो बहुत चीज़ें अच्छी थी। अब इसके बाद बात करते हैं जी, सबसे पहले इसके कंसोल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको कंसोल दिखा देता हूँ। तो ये आपको एक नॉर्मल सिंगल डिस्प्ले मिलता है, इसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ आपके जो भी इंजन, बैटरी और न्यूट्रल ये सब जो आपका साइन होते हैं वो मिल जाएंगे। आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पर ओडोमीटर है, यहाँ पे एक आई बटन करके है, इससे आप चेंज कर सकते हो। तो ये अभी आपको जो दिख रहा है ट्रिप F है, यहाँ से आप ट्रिप चेंज कर सकते हो। ये आपका ट्रिप दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे टोटल ओडो बताएगा। ये आपको ट्रिप A है, ट्रिप B है, और ये ट्रिप F भी दिया हुआ है। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है ट्रिप F का। अब फ्यूल के लिए आई डोंट नो कि फ्यूल का ये बता रहा है कि फ्यूल की रेंज कितनी है, वो है, मे बी ये हो सकता है, वो आपको गूगल करना पड़ेगा। बाकी टाइम मिल जाता है आपको, फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है। तो ये है जी। तो और स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में, सामने से जो गाड़ी है ना, आपको अगर आप सामने से देखोगे तो बिल्कुल एक पल के लिए आपको ऐसा धोखा ज़रूर हो जाएगा कि ये है ना इंटरसेप्टर है, इंटरसेप्टर का छोटा वर्जन है, या तो आप एक पल को इसको इंटरसेप्टर मान ही लोगे, क्योंकि आगे से अगर आपको लुक दिख रही होगी तो बिल्कुल इंटरसेप्टर वाली ही लुक है, मतलब इंटरसेप्टर को छोटा कर दिया। उसमें वी ट्विन है, इसमें सिंगल सिलेंडर इंजन है। तो ये है जी। अगर हेडलाइट की बात करूँ तो हैलोजन हेडलाइट मिलती है, येलो हेडलाइट मिलती है इसमें, अच्छी है हेडलाइट, बहुत अच्छी है। मतलब रात को भी मैंने चलाई थी तो उसका जो पावर है लाइट की वो बहुत सही लगी, उसमें कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है। और बाकी इसके बाद बात करते हैं अपनी ब्रेकिंग की। तो आगे आपको आई बिलीव जो डिस्क पेडल मिलता है, शायद ये 320 mm का है, और पीछे वाला शायद 300 mm का है। तो आगे वाला भी ब्रेक बढ़िया है, पीछे वाला भी बढ़िया है, लेकिन अगर आप बात करोगे ज़्यादा अच्छा कौन है तो ज़्यादा अच्छा भाई रियर ब्रेक है इसका। आगे वाला स्लो लगता है, बहुत ज़्यादा ऐसा बाइट तेज़ नहीं है, बाइट इसकी स्लो है। पीछे वाली की बाइट लेकिन बहुत अच्छी लगी मेरे को, रियर ब्रेक की बाइट बहुत सही है। तो ब्रेकिंग के मामले में भी ठीक है, अगर 10 आउट ऑफ बोलोगे तो मैं इसको 8 दूंगा। ब्रेकिंग में भी सही है, ब्रेकिंग में भी कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं आती दिखती है इस पर मेरे को। अब इसके बाद बात करते हैं राइडिंग पोजीशन की। तो राइडिंग पोजीशन के लिए सबसे पहले मैं एक बार वसीम भाई को बुलाता हूँ, उनको बिठा के दिखाता हूँ। ये है जी इसका राइडिंग पोस्चर।
तो मतलब आगे बहुत, अगर थोड़ा सा पीछे हो गया आप तो आपको आगे लीन होना पड़ेगा। वैसे भी हल्का सा आपको लीन होना पड़ रहा है, अगर आपको सही से दिख रहा होगा। ट्रायंगल अगर आप देखोगे, राइडिंग ट्रायंगल की हम जो बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा। वैसे तो अपराइट ही है, लेकिन थोड़ा सा आपका अपर बॉडी लीन होता ही होता है, क्योंकि आगे वाला जो इसका टैंक वाला पोर्शन है वो थोड़ा लंबा है चैसी इसका, पीछे वाला बिल्कुल छोटा चैसी है। तो क्योंकि वही है ना, रेट्रो कैफे रेसर टाइप ऐसा मिक्स बाइक है, तो इस रीज़न से ये ऐसा फील देती है। बाकी पोजीशन मतलब ऐसा चलाने में है ना, आपको लॉन्ग टूरिंग के लिए तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऐसा पूरा ज़्यादा वेट है ना आपके ऐसा कलाइयों पर आता है, रिस्ट पर आता है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। मतलब अगर आप एडवेंचर से आ रहे हो, एडवेंचर कैटेगरी चलाते थे, उसके बाद इस पे आओगे तब तो बेकार है। अगर आप मीटियोर भी इवन चला रहे हो तो उसकी राइडिंग पोजीशन बहुत ही कंफर्टेबल है, इसकी उतनी अच्छी नहीं है। इसकी वही कॉन्टिनेंटल और अपना जो 650 ट्विन है उनके जैसी ही है ऑलमोस्ट, मतलब वो थोड़े और ज़्यादा अग्रेसिव हैं, ये थोड़ा सा कम है, तो ऑलमोस्ट वैसे ही है। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन भाई, अभी हम इस ट्रेल पर थे, ठीक है, तो ट्रेल पर भी सस्पेंशन बहुत सही काम कर रहा है। ऑन रोड तो सस्पेंशन बहुत सही है, बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसा फर्म सस्पेंशन भी नहीं है कि भाई आपको है ना मतलब बाउंसी फील हो रहा है या फिर आपको सारे झटके लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। एब्जॉर्ब कर लेता है ये बहुत हद तक। अगर आप 40-50 की स्पीड में हो तो जो भी छोटा मोटा गड्ढा आएगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा ये, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ट्रैवल के बारे में मेरे को पता नहीं है, ट्रैवल के बारे में मैं इधर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इधर वीडियो पर डाल दूँगा, आप वो देख लेना कि ट्रैवल कितना है इसका सस्पेंशन का, पीछे वाले का भी और आगे वाले का भी। आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो सस्पेंशन को, वो एडजस्टेबल नहीं है। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी जो मेरे को रॉयल एनफील्ड ने इसमें मतलब जो करके दिया ना वो बहुत सही है, वो ये आपका बैश प्लेट मिल जाता है या फिर इंजन गार्ड मिल जाता है आपको, और ये पूरा मेटल का है, एल्यूमिनियम है, तो इसको आपको आफ्टर मार्केट लगाने की आई डोंट थिंक की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा सही नहीं है ऑफ रोड के मामले में, लेकिन अगर आप नॉर्मल सिटी क्रूजिंग करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सारी ब्रेकर के ऊपर से भी बहुत इजीली निकल जाएगी ये गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ग्राउंड क्लियरेंस ये देख सकते हो कितना है, तो उस मामले में भी बहुत अच्छी है जी। और जो इसका जो टैंक है, टैंक जी आपको मिल जाता है 13 या 14 लीटर का टैंक है। तो टैंक का जो रेंज है, रेंज भी आपको सही मिलेगा, 30-35 का एवरेज दे देगी गाड़ी, क्योंकि अभी तक जब मैं कल से चला रहा हूँ तो मेरे को 30-35 के आसपास का एवरेज आया। एग्जैक्टली मैंने कैलकुलेट नहीं करा है, तो एवरेज आपको सही मिल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले कि भाई इसमें है ना क्या क्या, अभी फ़िलहाल जो गाड़ी स्टॉक आपको ऐसी नहीं मिलेगी, कुछ इसमें कस्टमाइजेशन है, वो क्या क्या है मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। तो अगर आप देखोगे इस सीट को, तो ये सीट जो है ना ये स्टॉक सीट नहीं है, ये रॉयल एनफील्ड से ही लगवाई गई है शोरूम से, लेकिन ये दूसरी सीट है। इस सीट की हाइट थोड़ी सी और लो करी हुई है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये ऐसा है, थोड़ा स्लोप में है, तो ये थोड़ी सी और लो करी गई है। एक तो ये मॉडिफिकेशन है इसमें। दूसरा ये बैक रेस्ट लगा हुआ है इसमें बैक रेस्ट लगा हुआ नहीं आता है, तो ये अलग से लगवाया गया है। थर्ड, आपको गाड़ी में विंडशील्ड नहीं मिलती है, विंडशील्ड अलग से लगवाई गई है, ये भी एक एड ऑन एक्सेसरीज़ है, वो लगवाई गई है। मिरर्स आपको बिल्कुल मिलेंगे, मिरर्स अभी हटाए हुए हैं, तो मिरर्स अभी इसमें नहीं है, बाकी मिरर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें गाड़ी के लिए कि भाई वैल्यू फॉर मनी है बाइक या नहीं है, 2 लाख के मतलब वैसे पूरी 2 लाख भी नहीं है, 192-195 के आसपास मिलेगी आपको, तो उसके अकॉर्डिंग ये बाइक अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी तो है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बाइक है। बाइक के एग्जॉस्ट से जो साउंड आता है वो साउंड भी बहुत ही प्योर साउंड है, बहुत ही अच्छा है। थंप है उसमें, बहुत ज़्यादा नहीं है, ग्रंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ थंप मिलता है आपको, ऐसा फील देती है कि आप है ना कोई अच्छी प्रीमियम कैटेगरी की बाइक चला रहे हो, तो वो है जी। तो साउंड के मामले में भी बहुत परफेक्ट है, आपको कोई ऐसा मतलब एग्जॉस्ट का मॉडिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे वो इलीगल है, कराना नहीं चाहिए, वैसे आपको कराने की ज़रूरत है नहीं, इसमें पड़ेगी नहीं। बहुत रिफाइंड इंजन है, इंजन में भी बिल्कुल भी कोई क्लटर फील नहीं होता, कोई झटके नहीं देती है, बहुत स्मूथ चलती है, रेव भी बहुत स्मूथ होती है। हाई रेविंग इंजन नहीं है, ऑब्वियसली रॉयल एनफील्ड है तो हाई रेविंग इंजन नहीं होता है। जितना लो स्पीड, लो आरपीएम पे आप चलाओगे, कंफर्टेबल क्रूज़ की स्पीड आपको मिलती है। अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन आप सब्सक्राइब करिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं जो मुझे बताना है, या आपको कोई और डिटेल रिव्यू चाहिए
दिस वीडियो वाज काइंड ऑफ वॉक अराउंड वीडियो, जहाँ पर मैंने कुछ स्पेसिफिकेशन बता दी, कुछ चीज़ें आपको बता दी कि कहाँ पर क्या चीज़ सही है, कहाँ पर क्या चीज़ थोड़ी सही नहीं है। इनकेस अगर आपको डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना और बताना कि अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं उसकी वीडियो भी एक मतलब 1000 या 2000 या 5000 किलोमीटर के बाद अगर पॉसिबल रहा तो जितना जल्दी है वो हम आपके लिए बना के ज़रूर लेकर आएंगे। टिल देन आप देखते रहो जी मेरा चैनल, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ।